Good evening, my dear friends. I'm Rina Sharma. Welcome you all on my YouTube channel Markandeya's Academy. So today we are going to start our most important questions of modern history, which are going to be very important for all kind of exam, whether you are preparing for UPSC, SSC, HTET, CTET, or any other state or central exam. So without any delay, let's start our फर्स्ट क्वेश्चन. सो इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान किया गया है? दोष सिद्धि कि अगर हमारा दोष सिद्ध हो जाता है तो हमें उसमें संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, ठीक है, कोई कुछ भी उन्होंने कुछ भी गलत किया है, तो उसके बारे में उनको क्या है कि उनको सिर्फ एक बार ही उनको पनिश किया जा सकता है, एक बार ही उनको सज़ा मिल सकती है, सेकेंड टाइम उनको पनिश नहीं कर सकते. सेम हम अपराध के लिए, सेम क्राइम के लिए. सेकेंड इसमें क्या है कि किसी भी अपराध के लिए उस व्यक्ति को ये नहीं बोला जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ है जो वो बयान दो, ठीक है, या अपने ही विरुद्ध है आप साक्षी होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, या फिर उस व्यक्ति को वो व्यक्ति अपने खुद के लिए ही स्वयं साक्षी नहीं बन सकता. ठीक है, तो ये हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? ये बोला गया है हमें आर्टिकल 20 में, यानी कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमें ये जो अधिकार है ये प्रदान किया गया है. चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का अधिकार है हमारा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है हमारा? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत. ठीक है, शिक्षा का अधिकार ये हमारे पहले मौलिक अधिकार में नहीं था, इसको बाद में हमारे मौलिक अधिकार में एक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है. ठीक है, तो वो कौन सा संशोधन था हम अपने आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है? देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है ये. और ये कब किया गया था? ये किया गया था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत. ठीक है, तो याद रखना आप सबको 21A में आता है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये हमारा आता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद जो हमारा 22 है उसके अंतर्गत हमें किस तरीके का जो अधिकार है वो दिया गया है? तो इस हमें दिया गया है कि गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण. गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आती है तो वो पूछ सकता है कि किस बेसिस पे, किस रीज़न के लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है. ठीक है, और अगर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनके क्या राइट हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको क्या करना होता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होता है. ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने उनको क्या होता है, उनकी पेशी करनी होती है. और ये जो पेशी होती है, जो 24 घंटे हमने लिखा है, 24 आवर्स हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे वो काउंट नहीं किए जाएंगे. मान लो कि किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से हमने उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, ठीक है, उसको अगर हम बोले कि हमारे चंडीगढ़ तक आने में बहुत टाइम लग गया, तो वो जो उस टाइम के बीच की जो दूरी है, जो दिल्ली से है जो वो और चंडीगढ़ तक के आने वाला जो टाइम है उसको काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार. देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी बेसिस पर शोषित नहीं कर सकते हैं, उसका शोषण नहीं कर सकते हैं. अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में किसी को भी हमने लगाया है, उसको वेतन से लेकर के या उसको ज़बरदस्ती काम हम नहीं करा सकते, और जितना उसने काम किया है उतना वेतन हमें उसको देना पड़ेगा, उतनी सैलरी देनी पड़ेगी. तो ये हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है हमारा अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति को आज़ादी है वो किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म की पूजा करे, किसी भी तरीके से अपनी पूजा पाठ करे, किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके ऊपर, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर. तो ये हमारा किस आर्टिकल में आता है? ये आता है हमारा आर्टिकल 25 से 28 में आता है. ठीक है, वो क्या कर सकता है कि वो अपने जो है अपने संस्थान में बच्चों को शिक्षा दे सकता है, कर ले सकता है, लेकिन उनको मजबूर नहीं कर सकता कि आप यही करेंगे या आप यही चीज़ पढ़ेंगे. उनको फोर्स नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से बच्चा चाहे जो भी पढ़े. सेकंड चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारी इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है, वो एक सेकुलर कंट्री है. सेकुलर का मतलब होता है कि वो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी कि उसका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को मानती है, सभी धर्मों का पालन करती है, सभी धर्मों के लोगों की है जो रिस्पेक्ट करती है. बट राज्य का अपना कोई स्पेशल धर्म नहीं है. ये नहीं है कि हिंदू मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो हिंदू धर्म को प्रेफरेंस दी जाएगी. ठीक है, सभी धर्म यहाँ पे इक्वल रहते हैं. ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए,
अल्पसंख्यकों का निर्धारण निम्नलिखित में से किन के आधार पर होता है? तो देखिए, अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम हो, तो वो किस किस बेसिस पे हो सकते हैं? या तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनका धर्म बहुत कम हो, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं आपने, तो क्रिश्चियन धर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे क्रिश्चियन हो गया हमारा, बौद्ध हो गए हमारे, जैन हो गए, तो इनकी जो संख्या है, ये जो धर्म है हमारा, ये कम है। तो पहला तो हो गया कि धर्म के बेसिस पे। दूसरा अगर हम लेते हैं कि भाषा के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे अगर हम एक स्पेशल स्टेट को उठा लेते हैं, किसी भी स्टेट को चाहे हम उठा लें, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो क्या है, हमारे मोस्ट ऑफ स्टेट्स में बोली जाती है ना। तो अगर हम किसी एक स्टेट को उठाएं, जैसे हमने उठा लिया कि अपनी हम उठा लेते हैं अपनी किसी भी स्टेट को, आप जैसे हमने गुजरात को उठा लिया, ठीक है, तो गुजरात में जो लोग हैं वो गुजराती बोलते हैं। तो सिर्फ गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो गुजराती नहीं बोलते और ना ही वो गुजराती को समझते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देंगे, पूरे ओवरऑल इंडिया में, अपने ऑल ओवर इंडिया में हम क्या बोल देंगे कि वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। अगर हम किसी एक स्टेट की बात करें, उस स्टेट के अंदर, जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा के अंदर लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उर्दू वगैरह लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो भाषा के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? देखिए, प्रस्तावना को बहुत सारी चीज़ें कहा गया है। प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया है, प्रस्तावना को कुंजी कहा गया है, और अब आता है हमारे पास कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा रिट कौन जारी कर सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा रिट कौन जारी कर सकता है? हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। और सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब बना था, किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना था। 1773 में बना था। पहले जो हमारे अंग्रेज जो जज थे यहाँ पे, वो कौन थे? एलिजा एम्पे थे। जो हमारे फर्स्ट इंडियन जज थे वो हीरालाल जेकानिया थे, ठीक है। और अभी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा रिट कौन जारी कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा रिट जारी कर सकता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है हमारे रिट जारी किए जा सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखने की चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने मैं इसी में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो रिट है हमारा, ये सबसे पहले है केवल कोलकाता, बम्बई और मद्रास जो उच्च न्यायालय थे वो जारी करते थे, ठीक है। लेकिन अब है जो सभी जो हमारे हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे हाई कोर्ट हैं, अभी हमारे पास टोटल हाई कोर्ट है 25 है, क्योंकि 25th जो हमारा हाई कोर्ट बना है, 25th नंबर वाला, वो हमारा अमरावती में बना है, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो इनके अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो किसी एक व्यक्ति या फिर सरकार के विरुद्ध जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वो सिर्फ उस संबंधित राज्य से या अपने क्षेत्र से संबंधित जो एरिया है, ठीक है, उस वहाँ पर रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है जो मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, तो वो आर्टिकल कौन सा है हमारा? तो आर्टिकल है 32। आर्टिकल 32 को किसी ने संविधान की आत्मा और हृदय बोला था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा और हृदय। और ये बोला किन्होंने था? अम्बेडकर ने ये बोला था। तो याद रखना है कि ये किन्होंने बोला था? ये बोला था अम्बेडकर ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो जी हाँ, रिट जो हम जारी करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है कि वो रिट 5 प्रकार के होते हैं हमारे पास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है वो, ठीक है, हमारा रिट जारी कर सकता है। अभी हमने बात किया कि हाई कोर्ट हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है रिट जारी करता है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका आर्टिकल 226 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हमारा हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 प्रकार के रिट कौन से होते हैं? तो जो हमने 5 प्रकार के रिट की बात की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है जो वो जारी कर सकता है, तो वो 5 प्रकार के रिट कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनका? तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पे कॉमास हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। अधिकार परीक्षा नहीं है, अधिकार परीक्षा है ये, सॉरी।
अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण करने में उसको गिरफ्तार किया तो उसको न्यायालय के सामने पेश कराना पड़ता है। परमादेश क्या होता है हमारा। परमादेश का मतलब क्या है, देखिए परमादेश का अर्थ क्या निकल रहा है, परम आदेश। परम यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा आदेश। तो कौन देता है हमारा सबसे बड़ा आदेश, इसका ये मीनिंग हुआ। जब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार में नहीं आता, उसके एरिया में नहीं आता है, उसकी पहुंच में नहीं है, वो अपनी पहुंच से बाहर निकल कर के कोई काम कर देता है, तो न्यायालय उस पर रोक लगाता है। किसके द्वारा, परमादेश के द्वारा लगाता है। और सरकार की गतिविधियों पर भी जो है, हमारी सरकार है, सरकार की गतिविधियों पर हम, सरकार की जो नीतियाँ हैं उन पर हम नज़र रखते हैं। किसके द्वारा, परमादेश के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपालों पर परमादेश जारी नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना हमारे, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध क्या होता है, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से, ठीक है, अपने अधिकार को मतलब कि लांघ करके कोई ऐसा काम करने लग जाए जो उसके काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है या फिर उच्च न्यायालयों के द्वारा ऐसा करने हेतु और उसको रोकने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है कि प्रतिषेध लगाया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध का यूज़ किया जाता है। चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं उत्प्रेषण पे। तो उत्प्रेषण देखिए हमारा क्या होता है, नंबर 4 पॉइंट है हमारा उत्प्रेषण, कि हाई कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जांच करना। ठीक है, और उस प्रकार की अदालत के द्वारा निचली अदालत के फैसले को देखना है। यानी कि हाई कोर्ट ने है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जांच की। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर जो निचली कोर्ट होती है हमारी, लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल कोर्ट होती है सॉरी हमारी, उनकी जांच करता है ये इसी के द्वारा। ठीक है, और 5th नंबर पे आता है हमारा अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा देखिए क्या आता है हमारा, अधिकार परीक्षा जो है, परीक्षा जो है वो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय यह जांच करता है कि जो भी निर्णय लिया गया है, क्लैरिफाई करता है किसी चीज़ को, कि किसी भी चीज़ में कोई डिसीजन लिया गया है तो वो सही है या नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पद के योग्य ना हो लेकिन वो उस पोस्ट पे चला जाए। ठीक है, किसी को वो जॉब मिलने ना हो लेकिन वो गलत तरीके से या रिश्वतखोरी से किसी भी तरीके से किसी भी पोस्ट पे लग जाता है, तो उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो पूछे कि किस बेसिस पे आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, तो ये वाले जो रिट हैं ये आप लोगों को होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद जो 33 है हमारा वो क्या बताता है कि जो हमारा विधि निर्माण का अधिकार है, विधि निर्माण, विधि का मतलब क्या होता है हमारा कानून, जो कानून बनाने का अधिकार है वो हमारा किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ना कि किसी राज्य विधानमंडल को। ठीक है, तो जो संसद है हमारी वो क्या करती है, हमारे कानून बनाती है। ठीक है, और संसद के 3 मेन पार्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। वो क्या है, हमारा राष्ट्रपति यानी कि हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमारा लोकसभा है, और हमारा राज्यसभा है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, 3 मुख्य अंग हैं इसके। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 4 में क्या बात बताई गई है। देखिए संविधान के मौलिक अधिकार तो नहीं हो सकते, क्योंकि मौलिक अधिकारों को तो हमने कहाँ पढ़ा था, भाग 3 में पढ़ा था ना। तो इसमें हमारे भाग 4 है, तो भाग 4 में क्या है, हमारे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DPSP भी बोलते हैं। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड के संविधान से ये हमने लिए हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं हमारे, जो भाग 4 में पढ़ते हैं, पार्ट 4 में पढ़ते हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, और ये किसके लिए दिए गए हैं, ये सरकार के लिए हैं सारे के सारे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है और बहुत बार हम इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वो अनुच्छेद है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। एक और बात आप लोगों को जो याद रखनी है, 42वें संविधान को हम क्या बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, लघु संविधान। ठीक है, लघु संविधान क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ज़्यादातर संशोधन है, जो ज़्यादातर चेंजेस हैं हमारे, वो किससे किए गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किए गए हैं। और इसमें जो वो आर्टिकल हैं वो कौन से अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A। ठीक है, ये जो अनुच्छेद हैं हमारे, ये बाद में जोड़ दिए गए थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बड़ा ए है, इसका भी बहुत फ़र्क होता है, यहाँ पे बड़े ए दिए गए हैं हर जगह। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। तो समान कार्य, जितना हम काम करेंगे उसके हिसाब से हमें जो मजदूरी मिलेगी। ठीक है, अगर कोई उसको काटता है, ठीक है, कोई उसको है जो हमें कम देता है, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये हमें किस में दिया गया है, ये राइट हमें ये दिया गया है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हमें। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो एक पंचायत होनी चाहिए, पंचायत नाम की कोई चीज़ होती है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं, जो हमारे जो गांव होते हैं उनके ऊपर रूल करती है। ठीक है, उनकी देखभाल करती है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करती है। तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए अनुच्छेद 44 किसकी व्याख्या करता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इक्वल यूनिफॉर्म कोड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, इक्वल यूनिफॉर्म कोड। और ये हमारा अभी सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक है, गोवा में चलता है ये इक्वल यूनिफॉर्म कोड। इसका मतलब है कि समान नागरिक संहिता। इसमें क्या होता है कि जो हिंदू है, जैसे कि हमारे हिंदू होते हैं, वो एक शादी कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर है ये बहुत ही, ठीक है, अपवाद है। और जो मुस्लिम है वो 4 शादी तक भी कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है हमारी, ये गोवा में है अभी तो। ठीक है, अभी करंटली तो ये गोवा में ही चल रही है जो नागरिक संहिता है हमारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A में किन का वर्णन किया गया। तो देखिए अनुच्छेद 51A हमें किसके बारे में बताता है। अब देखिए हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार हैं हमारे, साथ के साथ क्या है, कुछ हमारे कर्तव्य भी है ना। तो 51A में हमारे क्या है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं हमारे, 11 हैं, याद रखना आप लोगों को, 11 मूल कर्तव्य हमारे। ठीक है, और ये किस में आते हैं, 51A में हमारे आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। क्या जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, क्या उसमें हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जैसे कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाना, राष्ट्र झंडे का सम्मान करना, दूसरे देशों से है जो वो शांतिपूर्वक है जो वो अपने संबंध बनाए रखना, अपने जो देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है, देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे मूल कर्तव्य में आती हैं। तो क्या जिस टाइम पर संविधान बना ये तब थे, जी नहीं, ये नहीं थे उस टाइम पर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं थे उस टाइम पर, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में कब जोड़ा गया है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए हर एक चीज़ के लिए एक समिति, एक कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी उसको डिसाइड करती है, उसको देखती है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे और कब ऐड की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने क्या किया था, एक समिति बनाई थी, उसका नाम क्या था, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था। तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि उसको कब है जो वो हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो क्या है हमारा, वो है माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। और ये जो प्राथमिक शिक्षा वाला हमने पढ़ा है ना अभी 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, और ये आर्टिकल 21A में आता है, तो ये वही वाला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पेपर में देखा गया है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था। या तो ये आता है या फिर ये आता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा वो क्या है, किस चीज़ को परिभाषित करता है, किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो याद रखना है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, जो आज हमारी कांग्रेस है, जिसके हमारे जो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे जो हमारे नेता हैं उस कांग्रेस के, ठीक है, तो ये जो हैं हमारे तो उस टाइम पे इसी कांग्रेस की स्थापना
कब की थी और किसने की थी? तो ये कब की थी और किसने की थी? ये की थी 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी ये इसकी स्थापना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कर दी 1885 में A.O. ह्यूम ने, और इसकी पहली बैठक कब और कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, या फिर महर्षि मार्कंडेय महाविद्यालय अंबाला में, या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, या फिर चौधरी छोटू राम महाविद्यालय सिरसा में। तो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हमारी गोकुलदास तेजपाल। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, ये बहुत बार पूछा जाता है कि गोकुलदास तेजपाल बम्बई में हुई थी। ठीक है, ये हुई थी, और इसमें कितने मेंबर शामिल थे? 72 सदस्य, इसमें 72 मेंबर हमारे उस टाइम पर शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसकी जो अध्यक्षता के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना जरूर की थी, लेकिन इसके जो पहले जो अध्यक्ष बने थे जिसके अंडर में ये बैठक हुई थी हमारी, वो थी W.C. बनर्जी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में है जो ये हेड बने थे हमारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट है हमारे, गांधी जी ने कब और कहाँ पहली बार पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी ने एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और ये कब की है? तो ये की थी उन्होंने 1924 में बेलगांव में। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, 1924 में बेलगांव में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, और उसी में क्या किया था हमने कि रावी नदी के किनारे पर अपने झंडे को सबसे पहले बार फहराया था। ठीक है, तो ये किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो कांग्रेस का ही अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें विभाजन हो गया था? तो याद रखना है कि सूरत अधिवेशन 1907 में जो कांग्रेस है 2 भागों में बट गई थी। ठीक है, 2 भाग थे, जो नरम दल और गरम दल का था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इस जो ये अधिवेशन था हमारा, इसमें है जो हमारे कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 भाग हो गए थे। तो आज के लिए ये क्वेश्चन इतने ही हमारे, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।